हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि हमने क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 समाप्त कर दिया था। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का जो लेक्चर नंबर दूसरा है उसको मैं बताऊंगा। और इस लेक्चर नंबर दूसरा में आपको केमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 2 की समाप्त हो जाएगी, दो का चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। हेडिंग आता आपका पीएच स्केल यानी पीएच मान। किसी विलेन की अम्लीय तथा क्षारीय सांद्रताओं को जिस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है उसे पीएच मान कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने क्या समझा? देखिए, जो बहुत सारे जो मार्केट में अम्ल और क्षार आते हैं, अम्ल आते हैं, क्षार आते हैं, तो उसको हम कैसे मापेंगे, कैसे पीएच मान को मापते हैं, कैसे उसके क्या है, कैसे जिस पैमाने से व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, जिस पैमाने से व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। मतलब कैसे, कोई अम्ल है कोई क्षार है, तो हम कैसे पहचानेंगे, किस पैमाने से पहचानेंगे कि अम्ल है या क्षार है? तो उसी को क्या कहेंगे हम? पीएच मान कहते हैं। मान की अवधारणा सोरेनसन की थी। पीएच में पी सूचक है। पुषांश जो जर्मन शब्द है, इसका अर्थ है शक्ति। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता तथा 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है तथा 7 से 14 तक बढ़ने पर विलयन क्षारीय होता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या समझा कि अगर पीएच मान जो है, अगर पीएच मान जो है 7 रहेगा तो उदासीन रहता है, 7 से 14 होने पर क्षार हो जाता है, 7 से कम होने पर अम्ल हो जाता है। देखिए, यहाँ पर मैं फिगर के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाना चाहूँगा कि देखिए प्यारे बच्चों, अगर देखिए 0 है, क्या है? 0 है। 0 से लेकर अगर आपका 7 तक है तो ये आपका अम्ल है, सॉरी देखिए अम्ल है। लेकिन अगर 7 है, क्या है? 7 है, तो आपका उदासीन में आ जाएगा। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है तो वो क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से ज़्यादा यानी 7 से लेकर 14 तक आएगा प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा? क्षार। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्षार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे एक बॉक्स बना, यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है। इधर जो है आपका, इधर इतना आपका 7 है, और ये आपका तो 7 है, ये आपका यहाँ तक मान लीजिए 6 है। और इधर से आपका जो आता है, इधर से आपका आता है वो 8 से लेकर 14 तक है। इधर माइनस रहता है, इधर प्लस रहता है, ठीक। तो इधर जो होती है, इधर अगर आप आएंगे इसे 7 आएगा, फिर 6, 5, 4, 3, इसी प्रकार आते जाएगा। तो अगर 7 है तो प्यारे बच्चों उदासीन रहेगा, 14 तक है तो बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति की, और 7 से कम रहेगा तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति की। आपने क्या समझा? H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि और H+ आयन की सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है। इधर माइनस होता है, इधर क्या होता है? प्लस होता है। और इधर जो होता है 7, 6, 5 बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति होती है, इधर बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति होती है। देखिए, इतना मैं डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ। आगे आपका पॉइंट आता है कि अम्लीय वर्षा। अम्ल की वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा क्या होती है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अम्लीय वर्षा, वर्षा के जल के साथ जब पीएच मान 5.6 से कम हो, तो मतलब जब वर्षा, देखिए जब गांव में वर्षा, शहर में, मतलब कहीं पर भी वर्षा तो सभी जगहों पर होती है। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल का जो पीएच मान है, क्या है? पीएच मान है 5.6 से कम है। देखिए, अभी मैंने बताया कि अगर 7 से कम रहता है तो क्या रहता है? अम्ल रहता है। तो 5.6 से क्या कहो है? कम हो, तो अर्थात वर्षा के जल के साथ अम्ल की वर्षा हो तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। आपने क्या समझा कि जब वर्षा होती है तो वर्षा में अम्ल की वर्षा, मतलब अम्ल के साथ वर्षा हो तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसे उसका पीएच मान क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। जब 5 कितना लगभग में 5.6 में होना चाहिए, 5.6 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा हो जाएगा। वर्षा के जल के साथ साथ जब, ऐसे आप बोलेंगे, आँख मूंद लीजिए, ऐसा आप सुनिए, जब वर्षा होती है तब उसका जल का जो पीएच मान है वो 5.6 रहे, तो उसी को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये देखिए, अपने भाषा में याद करिए। अम्लीय वर्षा के कारण नदी तालाब में जलीय जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाता है। देखिए, जब अम्लीय वर्षा होती है ना, तो जो जीव होते हैं पानी पीते हैं और सारी चीज़ें, तो उसमें क्या होती है? उनके मतलब जान को खतरा भी रहता है। और उसके बाद में देखिए आता है लवण परिवार। लवण परिवार क्या होता है? लवण में से होता है नमक, परिवार में से होता है समूह, बहुत सारे लोग एक ही पर। परबल अम्ल, परबल क्षारक क्या होता है? परबल अम्ल, परबल क्षारक के लवण के पीएच मान 7 होता है। जो परबल अम्ल होता है, परबल क्षार के लवण होते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 7 होता है। ये उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए, साधारण नमक, असाधारण नमक किसे कहते हैं? साधारण नमक आप जो ही खाते हैं वो क्या आपका साधारण नमक है। NaCl साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। दैनिक जीवन में रसायनों के कच्चे
मैं समझा देता हूँ साधारण नमक। प्यारे बच्चों, साधारण नमक हर कोई यूज करता है, जैसे सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं और कोई भी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं, साधारण नमक NaCl। जो आप जैसे बहुत लोग क्या खाते हैं, मयूर नमक होता है, टाटा नमक होता है, बहुत सारे नमक होते हैं, तो क्या कहते हैं, साधारण नमक। वही साधारण नमक है नमक जो हमारे लिए दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि देखिए बिना नमक के स्वाद नहीं अच्छा होता है, आपको मालूम होगा। तो हमारे दैनिक जीवन में जो है NaCl यानी लवण का कितना उपयोग है, बहुत ज़्यादा उपयोग है। अब आगे हेडिंग देखते हैं। पदार्थ, कच्चे पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। अब बात करते हैं, देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने या वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग समझने की बात क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत, देखिए अगर आप जल ले लीजिए, जल में अगर आप लवण यानी NaCl को डालते हैं ना, और उसमें जब करंट फ्लो करेंगे, जब करंट को उतारेंगे तो उसमें से करंट प्रवाहित होगा। क्या होगा, करंट प्रवाहित होगा। क्यों होगा, नमक के कारण होता है। अब देखिए ये आपका इतना टॉपिक जो है समाप्त होता है। अब आगे आपका टॉपिक आता है व्यंजक चूर्ण। देखिए व्यंजक चूर्ण आप लोगों के लिए कम से कम 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। व्यंजक चूर्ण यानी यौगिक, व्यंजक चूर्ण का यौगिक का नाम, अणुसूत्र क्या है, उसके रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक नाम क्या है, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सारे चीज़ों को हम समझेंगे कैसे क्या होता है, पूरा डिटेल में समझने वाले हैं व्यंजक चूर्ण। तो ठीक, और व्यंजक चूर्ण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर व्यंजक चूर्ण सबसे पहले जानते हैं यौगिक। जैसे देखिए व्यंजक चूर्ण, यौगिक का नाम व्यंजक चूर्ण, अणुसूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अब उसके बाद में हम सीखेंगे कि रासायनिक नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, बनाने की विधि जानेंगे कि कैसे हम व्यंजक चूर्ण को बनाने की विधि जानेंगे। भौतिक गुण जानेंगे, इसका भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण को जानेंगे। रासायनिक गुण को जानेंगे, रासायनिक गुण को समझने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखना, और थोड़ा सा भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्यारे बच्चों। देखिए जैसे रासायनिक नेम, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सी या हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी या हाइपोक्लोराइड। देखिए क्या नाम है रासायनिक नेम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखिए इसका जो व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र है, C से होता है कैल्शियम, O से होता है ऑक्सी, और Cl2 से होता है क्लोराइड। आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर इसका तो रासायनिक नेम हो गया। अब देखिए रासायनिक नेम का बाद में आता है व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, मतलब किस प्रकार व्यंजक चूर्ण बनता है। व्यंजक चूर्ण किस प्रकार बनता है, तो बनाने जब शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम ऑक्सी या हाइपोक्लोराइड विलयन प्राप्त होता है। किसका क्रिया कराएंगे, जब शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम ऑक्सी या हाइपोक्लोराइड बनता है। अब शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है, आपका शुष्क बुझा हुआ चूना होता है। देखिए शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन क्या है, Cl2 हो गया, इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है हमारा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बनेगा, जो कि मैंने बताया कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। अब बैलेंसिंग करते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन है, एक 2 ऑक्सीजन है, कैल्शियम एक, क्लोरीन कितना है, 2 है, क्लोरीन 2 है। आपको समझ में आ गया, ये क्या बन गया आपका व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि आपको हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है। व्यंजक चूर्ण के भौतिक गुण, व्यंजक चूर्ण के भौतिक गुण क्या होते हैं। पहला गुण है यह पीले रंग का चूर्ण है, जो आपका व्यंजक चूर्ण होता है CaOCl2 का होल ट्वाइस, CaOCl2 होता है, ये पीला कलर होता है। कौन से कलर का होता है, पीले रंग का छोटे छोटे चूर्ण होता है। इससे जल में घोलने पर दूधिया विलयन बनता है। अगर इसे हम जल में घोल दें तो दूधिया कलर यानी सफ़ेद कलर का हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है, Cl2 यानी क्लोरीन की गंध आती है, अजीब तरीके से गंध आएगी। चौथा आपका, यह गर्म करने पर ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अगर हम इसे गर्म कर दें तो यह किसमें अपघटित हो जाएगा, ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा।
अब आपका जो है भौतिक गुण हो गया। अब आप समझते हैं रासायनिक गुण क्या है। रासायनिक गुण तनु अम्लों के साथ अब क्रिया। तनु अम्ल क्या होता है? तनु अम्ल होता है HCl। क्या है आपका? तनु अम्ल है। क्या है? HCl तनु अम्ल होता है। तो जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मतलब क्या होता है? वही CaCl2, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहिए या आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहिए, दोनों बात एक ही है। तो कैल्शियम क्या बोला है? जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हाइपोक्लोराइड तो CaOCl2 का प्लस किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या सूत्र क्या होता है? H2SO4 का सूत्र होता है। ठीक, इसका जब क्रिया कराएंगे तो ये आपका बनेगा CaCl2 प्लस में आपका बनेगा H2 प्लस में तनु अम्ल के साथ बोला है ना, किसके साथ? हाइपोक्लोराइड अम्ल के सबसे पहले देखिए तनु अम्लों के साथ करना है। चलिए इसी के साथ कर देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा C इधर से, ऐसे ये इधर से, तो CaSO4 हो जाएगा। प्लस में आपका हो जाएगा देखिए H2 और वो ये हो जाएगा आपका H2O प्लस में आपका हो जाएगा Cl2। ये आपका हो गया। बैलेंस करेंगे, दोनों बैलेंस है। ठीक, क्लोरीन गैस निकल जाएगा बाहर। अब देखिए अगर आपका क्या बोला? तनु अम्ल कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया अगर हम तनु अम्ल यानी HCl के साथ करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपका बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों बनेगा आपका H2O बन जाएगा। ठीक, उसके बाद में आपका Cl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Cl2 बन जाएगा। बैलेंस करते हैं। कैल्शियम एक क्लोरीन दो और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो इधर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे Cl2 और इधर देखिए ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। ये आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक, तो यह रहा आपका रासायनिक गुण। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। उष्मा का प्रभाव क्या होता है? उष्मा का प्रभाव देखिए, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस अपघटित हो जाता है। मैंने जैसा कि बताया है, जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसको मैंने उच्च ताप दे दिया। क्या दे दिया? उच्च ताप दे दिया। तो कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड बन गया प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गया, जैसा कि हमने बताया। विरंजक चूर्ण के उपयोग। अब बात करते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, मतलब कहाँ पर विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला उपयोग आपका है कि साफ कपड़ों को विरंजक चूर्ण के लिए, मतलब कपड़ा साफ करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। दूसरा, क्लोरोफॉर्म के उद्योग की निर्माण में क्लोरोफॉर्म जो सुंघाने वाली गैस आती है। तीसरा है कागज फैक्ट्रियों लकड़ी का मज्जा हेतु। चौथा आपका प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में, प्रयोगशाला जो होता है उसमें ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। पांचवा आपका पीने वाले जल को जीवाणु रहित बनाने यौगिक बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो आपका होगा पीने वाले जल को जीवाणु रहित बनाने में। अब आपका आता है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा की बनाने की विधि, गुण, जितनी भी चीज़ें होती है। तो देखिए यौगिक आपका क्या है? बेकिंग सोडा या इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। इसका सूत्र होता है NHCO3 होता है। क्या होता है? NHCO3 होता है। यहाँ पर ऐसे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि, निर्माण, गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सारी चीज़ें। और उसका अणु सूत्र क्या आता है? रासायनिक नेम का है। रासायनिक नेम हो जाएगा यहाँ पर देखिए सोडियम H को लिखते हैं बाई और इसको लिखते हैं CO3 को कार्बोनेट। तो यहाँ पर रासायनिक नेम हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, सूत्र हो जाएगा NHCO3। अब देखते हैं इसको बनाने की विधि क्या होती है। बनाने की विधि यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि। बनाने की क्या डालेंगे? बनाने की विधि। बनाने की विधि, जब सोडियम कार्बोनेट शांत विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होता है। अब देखिए बेकिंग सोडा का भौतिक गुण। बेकिंग सोडा के भौतिक गुण क्या है? यह है एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। श्वेत क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय में से होता है जो तो ठोस होता है। दूसरा है यह जल में अल्प मात्रा में विलय है, मतलब जल में अगर हम मिला दें तो बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। तीसरा है इसका विलयन क्षारीय लवण प्रकृति का होता है, क्षारीय मतलब 7 से अधिक होता है। चौथा आपका है यह गर्म करने पर विक्षेपित हो जाता है तथा CO2 गैस उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए आगे क्या है? आगे आपका धावन सोडा बनाने की विधि क्या है? धावन सोडा को कैसे प्राप्त करेंगे? धावन सोडा बनाने की विधि क्या है? तो जब कास्टिड सोडा सांद्र विलयन में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। किसमें? कास्टिड सोडा में। जब शांत विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कास्टिड सोडा शांत विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। कास्टिड सोडा का सूत्र होता है NaOH। किसमें प्रवाहित करते हैं? CO2 प्रवाहित करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीय हो जाता है। तो ये हो जाता है 10H2O। ये आपका होता है। इसका यौगिक है धावन सोडा या सोडा एस कह सकते हैं। सूत्र होता है Na2CO3.10H2 होता है। रासायनिक नेम सोडियम कार्बोनेट है। अब बात करते हैं धावन सोडा के भौतिक गुण क्या क्या हैं। देखिए धावन सोडा के भौतिक गुण हैं। पहला है यह रंगहीन श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा है इसमें जल के 10 अणु पाए जाते हैं। तीसरा है यह जल में विलय होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। चौथा है यह गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनाता है। पांचवा है यह शुष्क वायु में रखने पर इसके क्रिस्टल जल के अणु बाहर निकल आते हैं। ठीक। धावन सोडा के रासायनिक गुण, ऊष्मा का प्रभाव। जब निर्जल सोडियम, निर्जल में होता है मतलब बहुत निर्जल हो, ज़्यादा ना, सोडियम कार्बोनेट को शुष्क हवा में गर्म करने पर अपघटित नहीं होता, परंतु क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर श्वेत रंग का निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जैसे देखिए क्या बोला, सोडियम कार्बोनेट शुष्क हवा में गर्म करने 10H2O हमने ले लिया। ये आपका किसका सूत्र है? आपका सूत्र है जो धावन सोडा का सूत्र है, धावन सोडा का सूत्र है। शुष्क हवा में दिए तो Na2CO3 × 9H2O + H2O बन गया। 9 और 1 10H2O। अब इसको जब आप करेंगे, परंतु क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर फिर इसको गर्म करेंगे, अधिक वर्षा होगी तो Na2CO3 × 10H2 बनेगा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। जल के साथ अपक्रिया करते हैं। किसके साथ? जल के साथ अपक्रिया करते हैं। तो जब सोडियम कार्बोनेट जल के साथ अपक्रिया करने पर क्षारीय विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, जब सोडियम कार्बोनेट है जल के साथ तो क्या बनाता है? क्षारीय विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना लेगा। यहाँ से Na निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया? OH निकल गया। बचा क्या? यहाँ पर बच जाएगा आपका CO2 बचेगा और प्लस में आपका H2O बच जाएगा। अब देखिए सोडियम 1 सोडियम 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन 3 1 4 है तो 2 ऑक्सीजन इधर है, 1 3 1 4 2। देखिए 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 और 1 इधर, कितना है? 4 ऑक्सीजन हो गया। तो 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 इधर लेकर 5 ऑक्सीजन हो गया। ठीक। कार्बन कितना है यहाँ पर? कार्बन आपका 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन 3 1 4 है और इधर कितना है? ऑक्सीजन आपका 2 है और 1 3 है और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। फिर बच्चों कितना हो गया? 4 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। अम्लों के साथ क्रिया, अब अम्ल के साथ अब क्रिया करते हैं। अब देखिए अम्ल के साथ अब क्रिया करेंगे। जब सोडियम कार्बोनेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करके लवणीय विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो आपका लेक्चर नंबर 2 था। अब इसके बाद में आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 3, जिसमें आपको कंप्लीट केमिस्ट्री, एक मतलब कंप्लीट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।